Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. In my previous lecture, we studied the electric field due to a infinite surface charge density. Clear? उसमें अगर होल कर दिया जाए फाइनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी या होल करने के बाद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके सामने किसी पॉइंट पर, ये हमने लास्ट लेक्चर में बातें की थी. क्लियर? एक डिस्क बनाई थी, डिस्क पर चार्ज रखा था, फिर डिस्क की रेडियस को इन्फिनाइट कर दिया था, फिर उस इन्फिनाइट पोर्शन में एक होल कर दिया था. ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी. इस बार क्या करने जा रहे हैं हम कि एक सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस कर्व्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे. समझे क्या बोला मैंने? कि एक सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो सरफेस कर्व्ड फॉर्म में है. क्लियर? कर्व्ड है वो, यानी हेमी स्फेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे कैलकुलेट करना है. याद रखना कि कोई भी रैंडम शेप यदि आपको दिया जाए, समझे, कोई भी रैंडम शेप कर्व्ड फॉर्म में आपको दिया जाए सरफेस की, तो जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ही सकते हैं. समझे? सिर्फ आप, मैंने कल भी बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हो, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट की वजह से. तो मैं यही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं. टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hemispherical uniform surface charge density. समझे? चार्ज कहाँ है? हेमीस्फेयर के सरफेस पर चार्ज है. बना देते हैं, हेमीस्फेयर बना देते हैं. देखो ये हेमीस्फेयर है, एक्चुअल में हेमीस्फेरिकल शेल है. क्लियर? इसके सरफेस पर चार्ज रख दिया मैंने. और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसका नाम दे दिया मैंने सिग्मा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. क्लियर? अब मुझे इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगी, ये कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? देखो, अब ये जो अरेंजमेंट है पीछे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है. अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं जानता. मैं जानता हूं एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये मुझे पता है. समझ में आई बात? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तक जितनी भी चीजें मैंने स्टडी की हैं उनमें से किस टाइप की शेप का एलिमेंट मैं यहां चूज करूं कि पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की जा सके. समझे? मैंने हर बार आपको बोला है कि जब बेसिक फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट चूज करते हैं. ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो मुझे एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा. एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको पहले से प्रीवियसली इंफॉर्मेशन हो, या फिर वो एलिमेंट पॉइंट चार्ज होना चाहिए, या उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो. समझे ना? अब मैं देखो किस तरीके से एलिमेंट लेने जा रहा हूं. मैं क्या करूंगा कि सेंटर से ये लाइन ड्रॉ करूंगा वर्टिकल, और यहां से थीटा एंगल पर डी थीटा मोटाई का एक एलिमेंट लूंगा. ये एलिमेंट लिया मैंने. अब इस एलिमेंट की शेप अगर आप ध्यान से देखें तो वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगी. रिंग की फॉर्म में वो शेप आएगी. ऐसे एलिमेंट आएगा. समझे? इस प्रकार से
सेम टाइप की कैलकुलेशन हम सेंटर ऑफ मास में कर चुके हैं। इस टाइप का आपको ये रिंग इस पे दिखाई देगी जो प्रोजेक्ट करेगी डी थीटा एंगल सेंटर पे। क्लियर? क्या आप मुझे इस रिंग पर, ये लेंथ बहुत छोटी लेंथ है, ये लेंथ यानी ये जो आपको रिंग नजर आ रहा है, ये स्ट्रिप जो नजर आ रही है, इस स्ट्रिप की विड्थ बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए मैं रिंग वर्ड यूज कर रहा हूं इस एलिमेंट के लिए। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, जिसका डायमीटर कहां एग्जिस्ट, जिसका सेंटर यहां एग्जिस्ट करता है, यहां, और इसके डायमीटर पे भी कमेंट कर सकते हैं आप। अगर ये एंगल थीटा है और ये बहुत छोटा एंगल है, क्लियर, तो आप ये बोल सकते हो कि ये लेंथ अगर इस हेमिस्फेयर की रेडियस r है तो ये आएगा r cos थीटा। इसका मतलब इस रिंग की रेडियस आपके सामने आएगी r cos थीटा। क्लियर? ये अंदर वाली लाइन और एक बाहर वाली लाइन भी आएगी, ये कुछ ऐसी स्ट्रिप नजर आएगी आपको। ये अलग बात है कि ये थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि मैंने एंगल क्या माना है, डी थीटा, तो ये लेंथ क्या आएगी, ये लेंथ आर डी थीटा, आर डी थीटा ये लेंथ आएगी। आर डी थीटा बहुत ज्यादा छोटा होगा। क्लियर? समझे? अब मुझे ये बताओ कि इस रिंग की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते आप क्या आएगा? वो तो जानते हैं आप, डीई सी, सेंटर पर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये चार्ज बहुत छोटा है। क्या आएगा वो देखो, डीई सी बराबर के रिंग पर टोटल चार्ज दैट इज डी क्यू अपॉन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है? चार्ज से पॉइंट की स्लैंट हाइट, आर क्यूब इंटू सेंटर से वर्टिकल हाइट, ये कितनी है, आर साइन थीटा। बताओ ये चीज लिखी जा सकती है नहीं? रिंग की वजह से यदि उसके एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप जानते हो मैंने क्या किया, इस रिंग पर चार्ज डी क्यू मान लिया, तो के टोटल चार्ज डी क्यू, रिंग का वर्टिकल हाइट एक्स आर साइन थीटा, स्लैंट हाइट सेंटर की रिंग से स्लैंट हाइट आर क्यूब, ये आएगा डी इस रिंग की वजह से। अब कैलकुलेशन करते हैं डी क्यू की। डी क्यू कितना आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एलिमेंटल रिंग का सरफेस एरिया कितना है? ये बता सकते हो आप? बिल्कुल बताया जा सकता है। इसकी सरकमफेरेंस है 2 पाई आर कोस थीटा और इसकी विड्थ है आर डी थीटा, तो ये इसका आएगा एरिया डी इंटू सिग्मा, ये अमाउंट आएगा डी क्यू, क्योंकि सिग्मा क्या है, यूनिट एरिया का चार्ज, सिग्मा इंटू डी क्या है, चार्ज ऑन दिस रिंग, एलिमेंटल रिंग। तो मुझे पता चल चुका है कि डी क्यू क्या है, डी ई सी बराबर एक आर से एक आर गया, आर स्क्वायर आएगा के बाय आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू लिख देते हैं, क्या आएगी डी क्यू की वैल्यू, 2 पाई आर cos थीटा आर डी थीटा इंटू सिग्मा। कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करनी है आपको, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, समझे? तो ये आएगा डी सिग्मा डी क्यू, के डी क्यू की वैल्यू पुट की मैंने, इस आर से पहले से एक आर काट चुका हूं मैं, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा बचा हुआ है वो साइड में लिख देते हैं। आई कहानी समझ में? अब इसके बाद इसमें देखो कौन कौन वेरिएबल है। आर वेरिएबल नहीं है, पाई वेरिएबल नहीं है, सिग्मा वेरिएबल नहीं है, के 2 आर स्क्वायर, यहां भी आर, थीटा, यानी अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं थीटा के टर्म में। इंटीग्रेशन ई सेंटर नेट बराबर
जो भी कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, इस r से r स्क्वायर को काट देते हैं, 2 पाई k सिग्मा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, उसको लिख देते हैं साइन 2 थीटा डी थीटा बाय 2, और 2 से ये काट देते हैं, समझे, ये 2 इसके साथ लिख देते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। लिमिट क्या आएगी, थीटा बराबर 0 से पाई बाय 2 नॉट पाई। लोग यहां ये गलती करते हैं कि लिमिट लेते हैं 0 से लेके पाई बाय 2, क्योंकि उनको क्या लगता है कि चार्ज यहां से लेके यहां तक जा रहा है। नहीं, आप यदि डी थीटा एंगल ले रहे हैं, ये डी थीटा एंगल है, अब सोचो इस डी थीटा एंगल में कितना चार्ज आ रहा है, ऊपर वाले चार्ज के साथ साथ नीचे वाला चार्ज भी तो काउंट हो रहा है। समझ में आई बात, मतलब अगर मैं ये डी थीटा एंगल देखता हूं तो इस डी थीटा एंगल में ये जो इस पोर्शन का चार्ज है, नीचे वाले पोर्शन के चार्ज को भी तो काउंट कर रहा है वो। क्लियर, क्योंकि जो शेप मैं मेंटेन कर रहा हूं वो रिंग वाली है, वो रिंग शेप है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो मुझे यहां थीटा की लिमिट लेनी चाहिए 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में एक कंप्लीट शेप आ जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर। तो मुझे 0 से पाई बाय 2, सेम कहानी COM में भी मैंने आपको समझाई थी, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन में भी सेम कहानी आई थी। क्लियर। अब इसके बाद EC नेट जो आएगा K पाई सिग्मा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये होता है। क्या करेंगे, 0 से पाई बाय 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, बिल्कुल यही होता है, माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 आ जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइडेशन में आता है इंटीग्रेशन में। अब यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं, K पाई सिग्मा माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के पाई बाय 2 रखेंगे तो पाई आएगा, माइनस कॉस 0 रखेंगे तो 0 बाई 2 आएगा, पहले पाई बाय 2 रखेंगे तो यहां 2 आएगा, माइनस 0 बाई 2 आएगा। बहुत अच्छे, ये आंसर आएगा K पाई सिग्मा। अब देखो cos पाई कितना होता है, -1, माइनस माइनस प्लस 1 यानी 1/2, माइनस प्लस cos 0 कितना होता है 1/2, क्या आएगा 1। तो यहां से K पाई सिग्मा फाइनल आंसर आया। पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया K सिग्मा पाई। K क्या होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर पाई इंटू सिग्मा, पाई से पाई गया, तो मेरा आंसर आता है EC नेट सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। याद करो इन्फिनाइट प्लेन की वजह से आंसर क्या आया था, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सेंटर पे क्या आया है, सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग हमारे साथ बायोलॉजी वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन सीखें, जरूरी नहीं है वो ये रिजल्ट याद करें, लेकिन एम्स और जेई एडवांस में यदि कोई जाने की इच्छा जताता है, समझिए ना, वहां तक कोई सोचता है एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करना चाहता है या एम्स के क्वेश्चन सोल्व करना चाहता है, तो बेटा ये कैलकुलेशन भी हर एक स्टेप के साथ आपको समझ में आनी चाहिए। समझे, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं, सेंटर पर ही मैथमेटिक्स अप्लाई कर पाया हूं मैं, इस सेंटर पे ही ये फंक्शन बना पाया हूं और लिमिट लगा पाया हूं। अगर ये पॉइंट थोड़ा भी बाहर कर देता हूं मैं, या सेंटर से ऊपर या नीचे कर देता हूं, रैंडम कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो बेटा मैं ये फंक्शन नहीं बना पाऊंगा, लिमिट नहीं लगा पाऊंगा, तो उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी। समझे, इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन यहां दिया जा सकता है, सिर्फ आप सोच सकते हो उसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। रैंडम केस के बारे में हर केस को आप मैथमेटिकली इन्वॉल्व करके सॉल्व नहीं कर सकते हो। कुछ यूनिफॉर्म केसेस हैं, जैसे कि ये, इसमें फंक्शन बना और लिमिट लगाया, आंसर आया। समझे, तो ध्यान से इसको देखेंगे आप। देखो अभी जो आर्टिकल मैंने आपको बताया, पीछे वाला आर्टिकल, उस पर एक क्वेश्चन फ्रेम करने का मन किया मेरा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये एक हेमीस्फेरिकल शेल है जिसके सरफेस पर चार्ज है यूनिफॉर्मली, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। क्लियर, उसमें से मैंने एक पोर्शन निकाला, समझे ना, ऐसे काट दिया मैंने इसको, हेमीस्फेरिकल शेल को मैंने ऐसे काट दिया, तो
तो मेरे पास सिर्फ ये एक पोर्शन बचेगा ये, और उस पोर्शन को यदि मैं 3D में देखता हूं तो मुझे ऐसा नजर आएगा, ये सरफेस होगा जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। समझना ध्यान से। इसकी वजह से इस हेमिस्फेरिकल शेल के 1/3 पोर्शन की वजह से मैंने एग्जैक्ट 1/3 लिया है, समझे ना। जैसे अगर आपको बताया जाए कि टोटल एंगल क्या होता है 180, तो ये एंगल मैंने 60 डिग्री लिया है, मतलब 1/3 पोर्शन काटा है हेमिस्फेरिकल शेल का, ये 1/3 पोर्शन है। इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये बताओ। ये सेंटर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, मैं जानता हूं कि आएगा सिमेट्रिकली, क्लियर। वो कितना आएगा इसकी वजह से बताइए, 1/3 पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। 1/3 पोर्शन ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल, समझे। ये पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सेंटर में कितना आएगा, मतलब इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आएगा ये बताना है। मैं इतना जानता हूं कि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है सेंटर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मिड में आएगा, इसकी वजह से जो भी आएगा इतना मैं बोल सकता हूं। कितना आएगा ये नहीं पता मेरे को, देखो कैसे सोचूंगा मैं। समझ में आया ना फिगर। ये जैसे मान लेते हैं कि हाफ लेमन है, या कुछ भी मान सकते हैं आप, संतरा मान लेते हैं, क्लियर, कोई भी, या वाटरमेलन ले लेते हैं। वाटरमेलन हेमिस्फेरिकल आधा कटा हुआ वाटरमेलन है, इसको क्या कर देते हैं कि ऊपर से 60 डिग्री बना देते हैं, इधर से 60 डिग्री, इधर से 60 डिग्री, तो ऊपर से जो 60 डिग्री आएगा वो पोर्शन मेरे पास हो जाएगा, समझे ना। एक 160 डिग्री मेंटेन करने वाला पोर्शन, तो उसका सरफेस आपको ऐसा दिखाई देगा वाटरमेलन का, समझे ना ये फिगर आप, क्लियर। तो इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मिड में आएगा, ऐसे मिड में। ये मैं समझा रहा हूं आपको, कितना आएगा ये नहीं मुझे पता है, कैसे सोचूंगा मैं। देखो क्या अप्रोच रहेगी, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं ये बोलूंगा कि कंप्लीट अरेंजमेंट की वजह से, इस कंप्लीट हेमिस्फेरिकल सरफेस की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है मैं जानता हूं। कितना आता है कंप्लीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 4 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, पाई नहीं आता है, पाई तो कट जाता है, 4 एप्सिलॉन नॉट ये आता है, क्लियर। अब मुझे नहीं पता कि इसकी वजह से कितना आएगा, मान लेता हूं कि इसकी वजह से x आएगा, इस 1/3 पोर्शन की वजह से x आएगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि सेंटर पे कंप्लीट की वजह से सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट है, थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। इस 1/3 पोर्शन की वजह से मान लेते हैं x आएगा, कैसे आएगा, एकदम मिड में आएगा इसके x, तो बेटा इस 1/3 की वजह से भी क्या आएगा x आएगा, और कैसे आएगा इसके मिड में, यानी ऐसे आएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसकी इस पोर्शन की वजह से वो बिल्कुल मिड में आने का मतलब क्या है 30 डिग्री एंगल, ये 30 आएगा तो ये 30 डिग्री होगा, और इसी प्रकार से इसकी वजह से एकदम मिड में आएगा तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। यानी इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, ऐसे ही इस पोर्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे, तो आएगा कितना x, क्योंकि आइडेंटिकल पोर्शन है। इसकी वजह से अमाउंट यदि x आ रहा है तो इसकी वजह से भी x आएगा, इसकी वजह से भी x आएगा। आई बात समझ में। अब सेंटर पर अगर मैं नेट इस C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं x की फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा कि x अगर इधर है तो x cos थीटा इधर आएगा, x इधर है तो x cos 30 इधर आएगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा x sin 30, और इसका एक इधर आएगा x sin 30। अब ये कंपोनेंट बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x के टर्म में यदि आप लिखना चाहते हो तो आएगा x प्लस 2x sin 30, और ये
होना कितना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट तीनों की वजह से है, ये होना चाहिए सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। आगे एक्स की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 2 साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा, यानी आंसर क्या आया सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल आंसर आया, मतलब इसकी वजह से, इस पोर्शन की वजह से आंसर क्या है सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन कैसे की हमने। 60 डिग्री है तो यहां आएगा 60 60 60, ये 30 cos 30 cos 30 sin 30 sin 30 1/2 होता है, 2 से 2 गया, x x 2x 2 नीचे जाएगा, सही है। क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इतना लॉजिकली नहीं सोच पाते तो आपको ये इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। आप किस तरीके से करोगे कि यहां से थीटा एंगल पर डी थीटा मोटाई का एक एलिमेंट लेंगे, क्लियर, और फिर इस पे आपको मैथमेटिक्स यहां लगाना पड़ेगा, ऐसे करेंगे। इंटीग्रेशन से कर सकते हो इसको, अगर ये लॉजिकल मेथड आपको नहीं आता है, समझे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो फ्रेम करता है पिछले वाले आर्टिकल पे 60। जैसे मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया, वो 4 पोर्शन में भी डिवाइड कर सकता है। अगर ये 4 पोर्शन में डिवाइड करेगा तो क्या बोलेगा 45 45 45 45, इक्वल 4 पोर्शन में डिवाइड करता हूं तो किसी एक पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना आएगा, समझे। ऐसे भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो आप उसके बारे में सोचेंगे। इसको समझो मैंने कैसे किया है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।